नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट इनसाइट की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। और ये हमने 6 साल 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इसमें बहुत बड़ा आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और साथ ही आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम लिंक से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर लें। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, इसमें दे रखा है। और आप जब डिस्कशन हो और एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको समझ में आए, जो लगे कि आपके लिए नया है, तो साइड में आप नोट डाउन कर सकते हैं। यानी आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज 2018 का क्वेश्चन पेपर जो जुलाई में हुआ था उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी है और नीचे हिंदी में है, तो हम हिंदी वाले से ही आपको पढ़ाएंगे और इसका डिस्कशन देंगे, आपको एक कंप्लीट डिस्कशन देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ आप देख सकते हैं सुमेलित करने के लिए दिया गया है, एक तरफ विचारक हैं और दूसरे तरफ इतिहास की परिभाषा दी गई है। आप साथ में हल कर सकते हैं, अगर आपको हल करना आप चाहते हैं तो साथ में आप इसको हल कर सकते हैं। पहला, इतिहास की जो परिभाषा दी गई है, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। दूसरा है, या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है, जिसमें न तो कोई स्वर्ग है, माफ़ करिएगा, न स्वर है न तर्क। तीसरा कथन है, इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक होता है। चौथा है, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। इसके विचारक हैं यानी इतिहासकार, एक तरफ पहला दिया है GP गूच, दूसरा हेनरी पिरेन, C है रेनियर और D वॉल्स। आप यहाँ पे इसको मैच कर सकते हैं। चलिए हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि A का 3rd हो जाएगा, B का 4th हो जाएगा, C का 1 होगा और D का 2nd होगा। तो इस प्रकार से आप मैच कर लीजिएगा। अगर हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो समय व्यर्थ होगा, आप अपने अनुसार मैच कर लीजिएगा, या आप कहें तो बता ही देते हैं। चलिए बता ही देते हैं। पहला है GP गूच, यानी कि GP गूच ने कहा था, इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। जो B है, B का सही उत्तर है 4th, यानी कि हेनरी जो पिरेन है, उन्होंने कहा था, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। C रेनियर ने कहा था, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। और जो D है वॉल्स, वो उसका सही उत्तर होगा 2nd। या तो वॉल्स के अनुसार, या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है, जिसमें न तो कोई स्वर है न तर्क। इस प्रकार से क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, कौन से गलत कथन सुमेलित हैं, यानी कि इनमें से कौन सा एक कथन गलत है। अब हम डिस्कशन बताते हैं आपको। इसमें से चौथा ऑप्शन गलत है, यानी TV महालिंगम जो लेखक हैं, इनकी पुस्तक द पांड्यन किंगडम नहीं है, ये उत्तर गलत है। द पांड्यन किंगडम के जो लेखक हैं KA नीलकंठ शास्त्री हैं। तो इस प्रकार से आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन गलत है। द पांड्यन किंगडम पुस्तक के लेखक, अभी हमने आपको बताया कि इसके लेखक KA नीलकंठ शास्त्री हैं। और द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड
के लेखक SK मैती हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग के लेखक RK मुखर्जी हैं। द हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट के लेखक RC मजूमदार हैं। अगर बात करें TB महालिंगम की, तो ये एक भारतीय इतिहासकार हैं और इतिहासकार थे जिन्होंने हस्तलिखित ऐतिहासिक स्रोतों की सूची बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज, कांसीपुरम इन अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री इनकी पुस्तक है, और साथ में इनको 1969 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो इनकी 2 पुस्तक आपको हमने बताई TB महालिंगम की, तो वो नोट कर लीजिएगा, इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज और कांचीपुरम इन अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो ये 2 इनकी पुस्तक है। द पांडियन किंगडम जो पुस्तक है वो नीलकंठ शास्त्री ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में जो है आप डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? पहला है आदमगढ़, दूसरा बागौर, तीसरा नलगोंडा, चौथा है संगनकल्लू। आप उत्तर दे सकते हैं, इसीलिए मैं कुछ देर तक होल्ड कर देता हूं कि आप सोच के उत्तर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 बागौर। अगर डिस्कशन की बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाणिक कालखंड के पूरा स्थल जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में जो पाए गए, इन पूरा स्थलों से पुरातत्ववेताओं ने उत्खनन में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित जो बागौर है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालिक स्थल है और बड़े पैमाने पर लघु पाषाण उपकरण यहाँ से यानी कि माइक्रोलिथिक जो टूल्स हैं वहाँ से प्राप्त किए। बागौर में 1968 से 1970 ईस्वी तक BN मिश्रा ने उत्खनन का कार्य करवाया। बागौर से मानव कंकाल भी मिला। इस स्थल से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ से भी लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और राजस्थान का बागौर लघु पाषाण उपकरणों का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता था और उसका उद्योग के रूप में प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा बागौर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? पहला है मानव रूपी आकृति, B है एंटेने छुरी का, C है मत्स्य भाला, D है चपटे पूरा कुठार। इसके लिए कूट दे रखा है। पहला है A, B, C सही है, दूसरा है B, C, D सही है, तीसरा A, C, D सही है, चौथा उपरोक्त चारों सही हैं। इसका सही उत्तर है कि ये चारों कथन सत्य हैं। बात करें इसके नवपाषाण काल युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल होना प्रारंभ हो गया था और सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ जिसमें कई संस्कृतियों का यह आधार बना, जिसमें पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग हुआ। 40 से अधिक ताम्रनिधि जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, एंटीने, छुरिका, मत्स्य भाला, हारपून, शूल, मानव रूपी आकृति, दुसिंगी तलवार इत्यादि वस्तुएं हैं जो पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्रा तक तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग पर बिखरी हुई पाई गई हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है जिसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्तल प्राप्त हुए। इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से
हड़प्पा संस्कृति के लोगों का जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। इसके लिए सही कूट दे रखा है। ये है, पहला है ए एवं बी, दूसरा है बी एवं सी, तीसरा है सी एवं डी, चौथा है ए एवं सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, ए है यदु, बी पुरु, सी चेदी, डी मत्स्य। इसके लिए कूट दे रखा है। पहला है ए एवं बी, दूसरा है बी एवं सी, तीसरा है सी एवं डी, चौथा है ए बी सी डी, यानी कि उपरोक्त चारों कथन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य, इन जनों का उल्लेख मिलता है। अगर हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, ये तो नॉर्मल बात है। इनमें 5 जनों के नाम अक्सर मिलते हैं, जैसे अनु, द्रयु, यदु, पुरु तथा तुर्वस। इनको पंचजन्य कहा जाता था। इसके अलावा अन्य जन जो हैं, जिनमें भरत, त्रिशु, यदु, तुर्वस, पुरु, मत्स्य, चेदी, क्रीवी, सीवी, अलिन, भलानस आदि आते हैं। इस प्रकार से इतने का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, तो ये चारों कथन सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? पहला है गोविकर्तन, दूसरा है पुरोहित, तीसरा रानी, चौथा सेनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पुरोहित। आप भी साथ साथ उत्तर देते चलिए, जिससे अगर आपको ये आइडिया चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, इसीलिए हम बीच में होल्ड कर दे रहे हैं। तो और जो नहीं आ रहा है वहाँ हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन का दायरा और बढ़ जा रहा है, जिससे भविष्य में आने वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। हाँ, और इतने लंबे डिस्कशन वीडियो बड़ी नहीं बनाएंगे हम, 20 या 25 क्वेश्चन का कर लेंगे और 4-5 पार्ट में डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो ज़्यादा आप जानकारी इकट्ठी करेंगे। एक ही बार ज़्यादा सुनने के बाद चीज़ें भूल जाती हैं, क्योंकि इतिहास में फैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम थोड़ा थोड़ा 25 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, 4 पार्ट में बना देंगे आपके लिए वीडियो, जिससे कि डिटेल एक एनालिसिस करने में भी हो सकेगा और आपको जल्दी और इसके साथ साथ संबंधित फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत कथन है। एक तरफ उपनिषद कालीन राजा दिए गए हैं, एक तरफ राज्य है। अजात शत्रु, उसका मैच कराया गया मगध से। अश्वपति के जनक कविदे, प्रवाहन जयवली का पंचाल से। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर है इसका पहला, यानी अजात शत्रु मगध के नहीं काशी के थे। तो इस प्रकार से ये पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। अनुशासन और कठोर जीवन पहला, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है पवित्र जीवन, चौथा है सत्य। इसका सही उत्तर है पहला, अनुशासन और कठोर जीवन के संदर्भ में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद का कारण था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ अशोक के स्तंभ दिए गए हैं और शीर्ष पर पशु है, और इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है लौरिया नंदनगढ़ पर वृषभ है, रामपुरवा पर सिंह है, सांची पर सिंह है और संकीसा पर गज है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है।
इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि लौरिया नंदनगढ़ पर वृषभ अंकित नहीं है, बल्कि इस शीर्ष स्तंभ पर सिंह की मूर्ति अंकित है। अशोक निर्मित लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और इसके ऊपर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में 5 लेख अंकित किए गए हैं। इस प्रकार से आपका पहला कथन गलत है और बाकी कथन 2, 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ए कथन और दूसरा कारण कहा गया है। कथन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। और कारण है, पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज के कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। आपको तीसरा ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर करता है। एक बार से पढ़ लीजिएगा यहाँ से सेकेंड लाइन, थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा तो आप कर सकते हैं। अगर इसकी व्याख्या करने की बात करें तो थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको। और अर्थशास्त्र के रचनाकाल तथा उसके रचयिता के विषय में मतभेद रहा है। जॉली कीथ जैसे विद्वान इसे कौटिल्य की रचना नहीं मानते, जबकि जैकोबी स्मिथ, काशी प्रसाद जायसवाल इस ग्रंथ के रचयिता कौटिल्य के रूप में मानते हैं। डॉक्टर श्याम शास्त्री इसे सर्वप्रथम 1909 में प्रकाशित करवाया। इसी विवाद के आलोक में कौटिल्य का अस्तित्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संदेहास्पद हो जाता है। कौटिल्य के नाम का उल्लेख मेगास्थनीज नहीं करता, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसी प्रकार पतंजलि ने भी, जो मौर्य शासन से परिचित थे, कौटिल्य का नामोल्लेख नहीं किया है, जबकि उन्होंने चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख किया है। अतः ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम वाले डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहाँ से, टेलीग्राम लिंक से हमारे जा कर के। और इस चैनल पे साथ ही आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट की भी क्लास ली जाती है और साथ में फर्स्ट पेपर की भी कुछ आपको थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कशन किए जाएंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस बार टारगेट बना के चलना है कि आपको क्वालिफाई करना है यूजीसी नेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित संस्कारों में कौन बच्चों के जन्म से पूर्व संपादित होते थे? ए गर्भाधान, बी पुंसवन, सी सीमांत्रोन्नयन, डी है सहधर्म चारिणी संयोग। इसके लिए ऑप्शन है, यानी कि कूट दिया गया है। पहला है ए और बी सही है, दूसरा है ए और डी सही है, तीसरा है ए, बी और सी तीनों सही है और चौथा है चारों कथन सही हैं। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन 3, यानी कि ए, बी और सी तीनों कथन गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोत्रयन, यानी कि ये तीनों, थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, तो ये तीनों कथन सही है। अगर हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो संस्कारों का विधान सूत्र साहित्य विशेषकर गृह सूत्रों में मिलता है। स्मृतियों में इसकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। बच्चे के जन्म से पूर्व संपादित होने वाले निम्न संस्कार हैं, जो आपको डिस्कशन कर देता हूँ। गर्भाधान यह जीवन का प्रथम संस्कार था, जिसे प्रत्येक विवाहित पुरुष तथा स्त्री के लिए पवित्र एवं अनिवार्य संस्कार माना जाता था, जिसका उद्देश्य स्वस्थ एवं सुंदर संतान प्राप्त करना था। दूसरा है पुंसवन। गर्भाधान के तीसरे मास में पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार संपन्न किया जाता था। पुंसवन का अर्थ है यह अनुष्ठान या कर्म जिससे पुत्र की
उत्पत्ति हो। और तीसरा है सीमांतोन्नयन, ये है गर्भाधान के चौथे से 8वें माह तक यह संस्कार संपन्न होता था। इसमें स्त्री के केशों यानी सीमांत को ऊपर उठाया जाता था। इसके माध्यम से गर्भवती स्त्री की समृद्धि तथा भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। तो इस प्रकार से व्याख्या हो जाने से चीज़ें आपके लिए और स्पष्ट और क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र संन्यान को पत्नीय कर्म कहा गया है? पत्नीय कर्म, पत्नी नहीं, पत्नीय कर्म कहा गया है। पहला है आपस्तंभ, दूसरा है बौधायन, तीसरा है गौतम, चौथा है वशिष्ठ। इसका सही उत्तर है बौधायन, यानी कि बौधायन धर्म सूत्र में समुद्र संन्यान को पत्नीय कर्म कहा गया है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में समुद्र पार करना पत्नीय कर्म माना जाता था। विशेषकर बौधायन ने अपने धर्म सूत्र में इसे पत्नीय कर्म कहा है। बौधायन के धर्म सूत्र में इसे निंदनीय कृत्य कहने के बावजूद भारतीयों द्वारा समुद्र पार व्यापार करना विभिन्न देशों में अपनी संस्कृति का प्रचार निरंतर जारी रहा और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी देशों में भारतीयों ने एक बृहत्तर भारत का प्रसार कर वहाँ तक अपनी संस्कृति का विस्तार किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुंग कला में बुद्ध को निम्न में किससे चिन्हित किया जाता है? ए छत्र, बी चरण चिन्ह, सी धर्म चक्र, डी बोधि वृक्ष। इसके लिए कूट का प्रयोग है। पहला है केवल एक, दूसरा है बी और सी सही है, तीसरा है ए, बी और सी सही है, चौथा यानी कि चारों कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी कि चारों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रतिग्रहीता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इम्पोर्टेंट है, देखिए ये इसमें उल्लेख नहीं है। पहला सेना में प्रवेश पर प्रतिबंध, दूसरा राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, तीसरा है राज कर्मचारियों द्वारा लवण के खनन पर प्रतिबंध, चौथा है विष्टि पर प्रतिबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी कि विष्टि पर प्रतिबंध। यानी कि सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान में प्रतिग्राहिता को मिलने वाले परिहारों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ऊपर के तीनों का उल्लेख मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने सिक्के पर शिव को अंकित करवाया? ए हर्ष, बी शशांक, सी वासुदेव, डी विम कडफिसस। इसके लिए कूट है। पहला है ए और बी सही है, दूसरा ए और डी सही है, तीसरा ए, बी और सी सही है और चौथा यानी कि चारों कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है 4 यानी कि चारों कथन सत्य हैं। इन्होंने चारों ने हर्ष, शशांक, वासुदेव और विम कडफिसस ने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक तरफ अभिलेख का स्थान दिया हुआ है और एक तरफ अभिलेख प्रचलनकर्ता दिया गया है, तो आप इसको मैच करना है, मैच कराइए। आप ये आसान क्वेश्चन है, आपने मैच करा लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि ए का थर्ड। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, मंदसौर कुमारगुप्त का, जौगढ़ अशोक का, मेहरौली चंद्र का। यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है, 5वीं शताब्दी में फायन ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। कारण आर दिया गया, अशोक ने जो स्वयं
जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि ए और आर दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा इसका व्याख्या कर देते हैं, थोड़ा सा व्याख्या। गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान यानी कि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच आया था। उसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और तत्कालीन समय की सांस्कृतिक दशा का विवरण दिया है, किंतु वह शासक का नामोल्लेख नहीं करता है। उसने लिखा है कि संपूर्ण देश में लोग न तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते थे और न ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग करते थे। केवल चांडाल इसके अपवाद थे। बाजारों में बूचड़खाने तथा मदिरालय नहीं थे। इस प्रकार से ये पहला कथन आपका सही हो जाता है। और दूसरा कथन है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में जीव हत्या निषेध किया है। तो ये दूसरे कथन की प्रामाणिकता है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में बंगाल में भूमि मापों के नाम हैं। नीचे दिए गए कूट में सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार उनके अनुक्रम को इंगित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कुल्यवाप, बी द्रोणवाप, सी वाटप। इसके लिए कूट दे रखा है, पहला है सी ए बी, दूसरा कूट है ए बी सी, तीसरा कूट है सी बी ए और चौथा कूट है बी सी ए। इसका सही उत्तर है सी ए बी, यानी कि पहला कूट आपका सही है, यानी कि पाटक, उसके बाद से कुल्यवाप और उसके बाद से द्रोणवाप। इस प्रकार से सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में है ये। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कशन कर लेते हैं। किनके अभिलेखों में जल कर का साक्ष्य मिलता है? पहला है पाल, दूसरा सेन, तीसरा प्रतिहार, चौथा गढ़वाल। इसका सही उत्तर है गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है भास्कर, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा है बारहमीर। इसका सही उत्तर है पहला आर्यभट्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ हो गया है, तो ये फ्लैट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? निम्नलिखित में से दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। ए अप्पार, बी सुंदरमूर्ति, सी मणिक वासगर, डी मल्लिकार्जुन पंडित। इसके लिए कूट है, पहला ए बी सी, दूसरा है बी और डी, तीसरा ए और सी, चौथा है बी सी और डी। इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि अप्पर, सुंदरमूर्ति और मणिक वासगर जो हैं ये तमिल के बड़े संत हैं। 23वां है, राष्ट्रकूट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? पहला है इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया। दूसरा है कृष्ण तृतीय ने तकोल्लम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। तीसरा है एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काट कर बनाया गया था। चौथा है कविराज मार्ग के लेखक नृपतुंग था। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेशानुसार कैलाश मंदिर काट कर बनाया गया था, यानी कि ये वक्तव्य गलत है।
राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम जो हैं एक प्रतापी शासक थे और उन्होंने सभी दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। विजेता होने के साथ साथ वो एक निर्माता भी थे। उन्होंने महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद में एलोरा पहाड़ी पर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है, चोल शासन काल में लगान वसूली का माध्यम था। पहला है राज कर्मचारी, दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा है सामंत और चौथा है कोषाध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 25 यानी आज का आखिरी क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में रखिए। अवंती वर्मन, चंद्रापिंड, दुर्लभवर्धन, ललितादित्य। इसके लिए कोड दिया गया है, पहला है ADBC, दूसरा है BACD, तीसरा कोड दिया है CBDA और चौथा कोड दिया है DCAB। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि C दुर्लभवर्मन, B चंद्रापिंड, उसके बाद D ललितादित्य मुक्तापिंड इनका पूरा नाम है और उसके बाद से A ये कश्मीर के शासकों के राजाओं का कालानुक्रम है। तो इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन शुरुआत के डिस्कशन कर लिए और इनके साथ व्याख्याएं भी इंक्लूड की। आगे देखेंगे कि धीरे धीरे व्याख्याएं और जटिल होती जाएंगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि उससे ही आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन और बनेंगे। तो आप इसको पेपर को डाउनलोड कर लें और इसी के साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहे हैं नोट करते चलें, तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के समय में इसका क्विक रिवीजन करके जाइएगा। निस्संदेह इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो और ये साथ ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना मैं कंप्लीट डिस्कशन आपका करा दूंगा कि आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे ये एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 26 से 50 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम संडे को आप यूट्यूब पे डाल देंगे, अपने चैनल पे यूट्यूब इनसाइट पे, UGC नेट इनसाइट चैनल पे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जो सुझाव हो वो भी हमें बताइएगा। हम धीरे धीरे वीडियो को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और अगर आप कुछ चाहते हैं इसमें सुधार तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, अगले वीडियो से हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इस चैनल पे हिस्ट्री से संबंधित UGC नेट से संबंधित या PGT TGT की क्लासेस आगे चलाई जाएंगी और अभी वर्तमान में हम UGC नेट को लेकर के फोकस किया जा रहा है इस चैनल पे, तो उसकी क्लासेस चल रही हैं और आप देखिए और जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।